स्टार्ट। चलो बेटा, कैसे हो? प्रेक्षा, रोहित, जतिन, लविश, बढ़िया बेटा? आवाज आ रही है ना? यस और नो? यस और नो? चलो रोहित, आवाज नहीं आ रही बेटा? ठीक है बेटा। ये बताओ, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन दिया था बच्चों आपको, वो सोल्व किया था क्या? उसका आंसर कितना आया था? 4। जतिन, कितना आया था? प्रेक्षा, रोहित, उसका कितना आंसर आया था? लास्ट जो हमने क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में, एक क्वेश्चन कितना आया था? अरे सोल्व किया था क्या ईमानदारी से? जतिन, सोल्व किया था पक्का? प्रेक्षा, रोहित, सोल्व किया था क्या? ट्राई तो किया था ना? ट्राई तो किया था बेटा? हाँ सर, कोई बात नहीं बेटा। देखो हमेशा ध्यान रखना, रिजल्ट आना ना आना सेकेंडरी है, पहला काम होता है इफर्ट करना। ओके, ट्राई करना। 4 आया था, ठीक है प्रेक्षा, रोहित। चलो बच्चों देखते हैं, बिल्कुल बेटा 4 आंसर आएगा। कैसे आएगा इस चीज को समझना है आपको। ओके, कैसे? अपना क्वेश्चन क्या था समझना बेटा। आपको क्या बोला? डेंसिटी इज 3.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड लैटिस पैरामीटर इज 1 एंगस्ट्रम। क्लियर है? अपन ने क्या लिखा था? डेंसिटी इज 3.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड लैटिस कितना था बेटा? 5 एंगस्ट्रम बोला था या नहीं बोला था? यही बोला था ना। लैटिस पैरामीटर इज 5 एंगस्ट्रम। क्लियर है? देन कैलकुलेट the number of Fe+2 and O-2 ion in crystal structure of ferrous oxide। क्लियर है? ठीक है। और आपको दोनों का मैंने MW भी दे दिया था बेटा, नहीं ध्यान हो तो ये 56 होता है, ये क्या होता है? 16 होता है। क्लियर है? चलो अब बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक क्या करना चाहिए? जतिन, तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया? ये क्वेश्चन पढ़ के क्या चीज स्ट्राइक की? सर ने ऐसा बोला हुआ है। प्रेक्षा, रोहित, क्या स्ट्राइक किया? लविश, तो अपन को डेंसिटी दी, मास दोनों का है, भी अपने पास है। मैंने क्या कहा था? दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। सर ने कहा था डेंसिटी देखते ही सबसे पहले डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा दो। यस और नो? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सर ने बोला हुआ है कि डेंसिटी देखते ही डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो इतनी बात तो सर की मान ही सकते हैं। प्रेक्षा, रोहित, मान सकते हो नहीं मान सकते हो? बात समझ में आई? मैंने क्या कहा था बेटा? डेंसिटी देखते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बेटा। देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डेंसिटी मुझे गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। और Na नंबर ऑफ अवोगाड्रो नंबर मुझे पता ही है। A मुझे दे रखा है लैटिस पैरामीटर, यानी कोई एक एज है बेटा। ओके, आप यूनिट भी देख सकते हो, एंगस्ट्रम में कौन होता है? एज हमें देता है। क्लियर है? और M मास मुझे दे ही रखा है, इसका मतलब एक अननोन क्या है? Z है बेटा। ओके, अगर इसका मतलब मेरे पास Z की वैल्यू आ जाए तो आयन का रेशियो नंबर अपने आप आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो समझते बच्चों इस चीज को, देखो कैसे। इसका मतलब मैं Z कैलकुलेट करूं तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? D मल्टीप्लाई बाई Na मल्टीप्लाई बाई A³ अपॉन क्या हो जाएगा? M। क्लियर है? ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं इसमें बेटा। देखो D मुझे कितना दे रखा है? 3.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई Na कितना? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाई A कितना करेंगे बेटा? 5 की पावर 3। यस और नो? यस और नो? क्यों बेटा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद है ना? ये सेंटीमीटर में तो ये किस में लेना है? सेंटीमीटर में तो क्या होगा? 10 की घात -8 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। इसका क्या करना है? जांच गलती वाले पॉइंट से मैंने आपको बताए हैं बच्चों, खासकर हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है। अपॉन क्या करेंगे? M की बात करें तो क्या करना? जो अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है बेटा उसका मास हमें लेना है। क्लियर है? Fe का कितना है? 56, ऑक्सीजन का कितना? 16, और ये दोनों ग्राम में होंगे बच्चों। क्लियर है? ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं? देखो ग्राम से ग्राम को, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब को उड़ा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो देखो इसे अपन क्या कर सकते हैं? 3.84 मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा? 125 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -24 अपॉन कितना हो गया? 72। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा? पेन चलाने की बजाय पहले दिमाग काम में लेना है बच्चों कि मैं इजी वे में कैसे कर सकता हूं। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा? इसे अगर करें तो ऑलमोस्ट 12 टाइम डिवाइड होगा नहीं होगा? अरे 6 को 72 से डिवाइड कर बेटा कितना होता है? 6 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है, यानी 72 टाइम डिवाइड हो गया। 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें 120 आता नहीं आता?
अरे आता है बेटा, तो क्या होगा 125 है तो समथिंग 10 पॉइंट समथिंग होगा या नहीं होगा, यस और नो, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो यहां से अपन देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, z इज इक्वल टू देखो मैं क्या कर सकता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाई 3.84 होता, तो मैंने क्या कहा बेटा समथिंग कितना होता, अरे एग्जैक्ट 10 होता तो 4 से थोड़ा कम होता, 10 से थोड़ा ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4 हुआ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 4 हो गया, तो अपन क्या कह सकते हैं z ऑलमोस्ट क्या हो गया 4। लेकिन 4 तो कब होता, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से कर रहे हैं 10 से, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर देखो बच्चों प्लस 23 माइनस 24 कितना हो गया -1, तो z इज इक्वल टू ऑलमोस्ट कितना आ गया 4, क्लियर है। अब मेरे पास दो टाइप के आयन है बच्चों, क्या Fe+2 और O-2, कुछ नहीं बोले तो दोनों में क्लोज पैक्ड कौन होगा, अरे Fe+2 और O-2 कुछ नहीं बोले तो एनायन वाला होगा बच्चों, क्लियर है। इसका मतलब Z का नंबर 4 है, इसका मतलब O-2 कितना आ गया 4, क्लियर है। फॉर्मूला देखो बच्चों, दोनों का रेशियो क्या है 1:1 है, यस और नो, तो इसका नंबर 4 है तो इसका नंबर भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, Fe+2 का नंबर भी कितना 4, काम खत्म, समझ में आ गया, क्लियर है। तो हमने जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ी है, आयन के नंबर का रेशियो हमें कैसे आइडिया लगाना है, उसी को यूज करते हुए देखो बच्चों कैसे करना है, क्लियर है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, मैंने एक हिंट दिया था, देखते दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। सर ने कहा था डेंसिटी देखते ही डेंसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला लगा दो, क्लियर है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दो, क्या क्या मुझे गिवन है और इसका मतलब अननोन क्या है, बस तो दिमाग में स्ट्राइक कर ही जाएगा। अगर मेरे पास जेड आ जाए, आपको पता है नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं क्लोज पैक्ड आयन से, इसका मतलब जो जेड आएगा वही तो क्या होगा नेगेटिव वाले एनायन का नंबर हो जाएगा, और एनायन का नंबर आ गया उससे कंपेयर करते हुए इक्वल है, डबल है, हाफ रेशियो है, किस रेशियो में है, कैटायन का नंबर आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा बच्चों, समझ में आ गया। और जैसे मैंने कहा जनरली बिग साइज एनाइन की बात करते हैं, क्लोज पैक्ड होता है, तो मैंने क्या कहा था बच्चा अगर कंफ्यूज भी हो 1:2 या 2 वाली 1 की कंडीशन हो तो बच्चा कहे सर जो जेड की वैल्यू आएगी किसकी होगी, कैटाइन की या एनाइन की, कुछ नहीं बोला जाए तो क्या करना है बच्चों, नेगेटिव वाला ही जेड के इक्वल होगा, समझ में आ गया। उसी के रेशियो में आप पॉजिटिव वाले आयन का नंबर बता सकते हो, क्लियर है, ओके। चलो नोट करो फटाफट। इसमें या फिर चलो बेटा नोट कर लिया, जस्ट अपने क्लास के बाद मैं निकलूँ तो पूछ लिया अगर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जस्ट क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट करते हैं तो 2 मिनट का टाइम होता है, इतने में कंप्यूटर से वापस कनेक्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। या ज़्यादा डाउट्स हो तो क्लास की जो लास्ट क्लास होती है उसके बाद ऑफिस में आके पूछ लिया करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एक साथ साथ डाउट डिस्कस जरूर किया करो। चलो बेटा एक शानदार क्वेश्चन और लिखो बच्चों। नॉर्मली बच्चा सोचेगा सर उसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा है, अब कैसे करूंगा, देखते हैं बच्चों। लिखो इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर
in a crystal structure, big atom packed in SCC, in a crystal structure, big atom packed in SCC, and small atom present in cubical voids, then calculate the packing efficiency of crystal structure. Calculate the packing efficiency of crystal structure. अब सोच रहे होंगे सर ये क्या हुआ, ठीक है, इसमें तो कुछ डाटा हमें हिंट दे ही नहीं रखा है, तो कैसे करेंगे। चलो बेटा पेन कॉपी छोड़ो और बोर्ड भी अच्छे समझते जाना कैसे करना क्या करना। इधर ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या करेंगे, हमें पता है अरे नॉर्मल पैकिंग एफिशिएंसी की अपन बात करते हैं, मैंने कहा था कुछ नहीं बोले तो अपन को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करना है, 3D में बात करनी है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अरे पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट होता नहीं होता है बच्चों, क्लियर है। अब हमें पता है दो अलग अलग टाइप के एटम है, तो ये बताओ 4/3 पाई आर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा या 4/3 पाई आर प्लस क्यूब आर माइनस क्यूब वाला, ओनली सीधा 4/3 पाई आर क्यूब करूंगा या आर प्लस क्यूब आर माइनस क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, आर प्लस आर माइनस क्यूब वाला बेटा। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग साइज के एटम या आयन होते हैं, तो क्या करेंगे दोनों के साइज डिफरेंट है, दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा, क्लियर है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, प्रेक्षा रोहित कैसे कर रहे हैं बेटा, अच्छे समझ से जाना है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कैसे करना ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात तो क्या बोल रहा है, दो अलग अलग साइज के एटम है, दो अलग अलग साइज के पार्टिकल होते हैं, तो अपन क्या करते हैं 4/3 पाई आर प्लस क्यूब और प्लस क्या करते हैं जेड माइनस मल्टीप्लाई क्या करते हैं 4/3 पाई आर माइनस क्यूब अपॉन क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100 करते हैं बच्चों, करते हैं, क्लियर है, यस और नो, ठीक है बेटा। अब देखो 1 बाई 1 कैसे करते हैं बच्चों, अगर हमें बोला है जो आर प्लस है बेटा उसको क्या मान लें, ये तो हमने आयन के लिए नॉर्मली हम लिखते हैं, लेकिन अलग अलग साइज के एटम है, ये बताओ तो बिग साइज एटम जनरली किसको मानेंगे, प्लस माने को वाले को, माइनस वाले को बड़ी साइज का एटम मानेंगे, प्लस वाले को छोटी साइज का एटम मानेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं, इफ अगर मैं लिखूं बेटा क्या r प्लस इक्वल टू आर प्लस को मैं क्या लिख रहा हूं ओनली स्मॉल r एंड r माइनस इक्वल टू क्या मान सकते हैं कैपिटल R, क्योंकि हमें पता है दोनों में साइज या रेडियस ज्यादा किसकी होगी, नेगेटिव वाले की होगी, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो तो Z प्लस की अगर मैं बात करूं तो ये बताओ बेटा, देखो स्मॉल साइज वाला कहां पर है, वॉइड में, क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बताओ प्लस वाला होगा क्यूबिकल वॉइड में या माइनस वाला, प्लस वाला होगा। क्यूबिकल वॉइड कहां बनती है, बॉडी के सेंटर पर, बॉडी के सेंटर मतलब पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर ही होता है और इसका नंबर कितना होगा 1 ही होता है, बॉडी का सेंटर तो 1 ही होता है ना, इसका मतलब Z प्लस का नंबर कितना आ गया बच्चों 1, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं बात करूं Z माइनस की, Z माइनस हमें पता है कहां पर है, अरे Z माइनस मतलब नेगेटिव वाला यानी बड़ी साइज का आयन, ध्यान है ना, इसका नंबर कैसे करेंगे, पहली बात तो ये देखो कहां पर ये प्रेजेंट है SCC में, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, SCC में नंबर ऑफ एटम कितना होता है 1, ठीक है, या वैसे भी कर सकते हो, हमें पता है SCC में है मतलब कॉर्नर पर है, क्लियर है, कॉर्नर पर है, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो इसका नंबर भी कितना आ गया 1 आ गया बच्चों, क्लियर है, ठीक है। एंड हमें पता है क्या V इक्वल टू क्या होता है a क्यूब, यस और नो, अरे V इक्वल टू a क्यूब कर सकते नहीं कर सकते, SCC हमें पता है यूनिट सेल कैसी होती है क्यूब की फॉर्म में होती है बच्चों, तो V इक्वल टू a क्यूब लिख सकते नहीं लिख सकते हैं बच्चों। ये जो रिजल्ट मेरे पास आए हैं इसके अकॉर्डिंग देखो Z प्लस का नंबर कितना लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाई क्या करूंगा 4/3 पाई, R प्लस की जगह क्या लिखूंगा ओनली स्मॉल r, क्लियर है, प्लस Z माइनस कितना है 1 मल्टीप्लाई क्या करूंगा 4/3 पाई, R माइनस की जगह क्या लिखूंगा कैपिटल R अपॉन कितना हो जाएगा V की जगह क्या कर देंगे a क्यूब कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100, यस और नो, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी की एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे,
जिसको देखो नॉर्मली अपन को वैल्यूज अपन को ध्यान नहीं है, उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो जैसे आर की या ए की अपने पास वैल्यूज होती तब तो अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करके सीधा सोल्व कर लेते, लेकिन इनकी वैल्यूज हमें दे रखी है क्या, नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग काम में लेके इनको कैंसिल आउट करना है। कैसे, देखो हमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा बेटा। कैसे, नॉर्मली अगर अपन बात कर सकते हैं तो देखो क्या कहेंगे, 4 क्यूबिकल वॉइड, अरे वॉइड कौन सी बोली है, क्यूबिकल बोली है, तो 4 क्यूबिकल वॉइड, हमें पता है स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है 0.732 आर, यस और नो, अरे स्मॉल आर इक्वल टू 0.732 आर होता है नहीं होता, होता है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ताकि आर से आर कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, अब आर से आर कैंसिल आउट करने के लिए अपॉन में भी तो आर की टर्म में होना चाहिए बेटा, और ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 2r, यस और नो, अरे सीधी सी बात है, हमें पता बड़ी साइज का एटम क्या होगा, एससीसी में है, एससीसी में मतलब एससीसी में एटम कहाँ होता है, कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर हमें पता है बेटा क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी कॉर्नर वाले एटम की, हमें पता इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा या नहीं होगा, यस और नो। तो बच्चों देखो ये तो क्या हो गया, बीच वाला छोटी साइज का आइटम है बेटा, ये तो जैसे मान लो इसकी स्मॉल आर वाली रेडियस है और ये कैपिटल आर वाली, क्योंकि स्मॉल आर वाला तो कहाँ है बच्चों, बीच की क्यूबिकल वॉइड में है, यस और नो, और हमें पता बड़ी साइज वाला कहाँ पर है, एससीसी में, यानी कॉर्नर पर होगा, क्लियर है। इसका मतलब हमें पता इसकी रेडियस बड़ी साइज वाले एटम की, बड़ी साइज वाले एटम की, तो ये किसके बराबर है, ए है या नहीं है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या है बेटा 2r, यस और नो। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह क्या लिख सकते हैं 2r, अरे वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे, देखो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, पैकिंग एफिशिएंसी देखो बेटा कितना हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर की जगह क्या लिखूंगा 0.732 कैपिटल आर क्यूब प्लस, यस और नो, अरे समझ में आया, स्मॉल आर की जगह क्या लिख रहा हूँ बेटा 0.732 कैपिटल आर, क्लियर है। आगे क्या बच गया, आगे फिर से है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, देखो बच्चों ए की जगह मैं क्या लिखूंगा 2r, और इसका क्या है क्यूब, मल्टीप्लाई क्या है 100, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों देखो जो सेम वैल्यूज है इसको अपन कॉमन ले सकते नहीं ले सकते, ले सकते हैं, कैसे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, अरे कॉमन ले सकते नहीं ले सकते, ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, अगर कॉमन ले लिया यहाँ क्या बच गया बेटा 0.732 का क्यूब, यस और नो, आर क्यूब कॉमन आ गया तो 0.732 बच गया नहीं बच गया, बच गया बेटा, इधर क्या बच गया 1, यस और नो, क्योंकि पूरा 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर अपन करें तो बच्चों देखो 2r का क्यूब मतलब क्या हो गया 8r क्यूब, यस और नो, क्लियर है, मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, अरे समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ, क्लियर है। आर क्यूब से आर क्यूब को उड़ा सकते हैं नहीं उड़ा सकते, उड़ा सकते हैं बेटा, और देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, यस और नो, क्लियर है। तो मेरे पास देखो बच्चों क्या बच गया, देखो पाई और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया पाई/6, यस और नो, अरे बचा है नहीं बचा, बच गया बेटा। अब देखो 0.732 का क्यूब करना है, यानी 0.732 को मुझे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो बात नहीं है एलकेजी यूकेजी की तरफ पेन लेके लग जाओ 2 पेज भर दो, मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग काम में लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शन ऐसे अप्रोक्स वाले मिल जाएंगे, उनको पता है बच्चे के पास लिमिटेड टाइम है, बच्चा यहाँ पर कैलकुलेशन सीखने नहीं है खाली दिमाग चलाने आया है, समझ में आ गया। तो आपको अप्रोक्स वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, जो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आए एग्जैक्ट वाले जिनके रिजल्ट पास देता है हमें ऑप्शन, वो हमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, वो लास्ट में करने होते हैं, जानबूझ के टाइम बचा दो ठीक है, नहीं बचा तो रिस्क लेके कर दो, काम खत्म, और तो क्या हो सकता है। लेकिन उस एक क्वेश्चन के चक्कर में अपन को 4 क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, तो खास कर ध्यान रखना है, क्लियर है। हाँ, जेई वालों का टाइम भी ज्यादा जानबूझ के देता है, क्वेश्चन अगर इजी है कैलकुलेशन हार्ड दे देगा, कैलकुलेशन इजी है तो क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल दे देगा, काम खत्म। तो आपके पास टाइम होता है 2 या 3 मिनट, तो कोई टेंशन है नहीं है बेटा, आप आराम से कर सकते हो, ओके ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, लेकिन बिना पेन चलाए अगर करना हो तो क्या करेंगे 0.732 को एक बार क्या करो ओनली 0.7 मान लो, क्लियर है। तो मैं क्या लिखूंगा देखो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, समझ रहे हो ना, 0.7 को 0.7 से करूं कितना आ गया, एक बार पॉइंट को भूल जाओ फिर वापस याद कर लेना, अरे 0.7 को एक बार मैं क्या मान रहा हूँ ओनली 7 मान रहा हूँ, 7 को 7 से कितना हो गया 49, क्लियर। इसे 50 मान के समथिंग अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो गया 350, यस और नो, ठीक है। अब 0.7 था ना कि 7 था, तो 3 टाइम डेसिमल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो 0.350 आ गया, यस और नो। हमें पता है 0.7 लेने पर 0.350 आता है, यानी 0.35 आता है,
ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है 0.7 से थोड़ी ज्यादा है या नहीं है, तो 0.35 से थोड़ा सा ज्यादा ले लो बच्चों। ओके ठीक है, इसको मैं ले रहा हूं बेटा क्या, इसको ले रहा हूं 0.38 समथिंग, 0.35 से थोड़ा सा ज्यादा। समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, प्लस में कितना है बच्चों, साथ में 1 और मल्टीप्लाई क्या कर देना है 100। अरे समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ, क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखो इसकी वैल्यू पुट करें तो ये कितना हो गया 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 1.38 अपॉन में कितना 6, मल्टीप्लाई क्या हो गया 100। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? प्रेक्षा, रोहित, ये कैसे किया बेटा, समझ में आ गया? जतिन, लविश, बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो देखो क्या करेंगे, इस डेसिमल को इस 100 से उड़ा दे, क्लियर है? इस 6 से इसे कैंसिल आउट करिए तो 6 को 2 टाइम करे तो 12, 1 बच गया तो कितना हो गया 18, यानी 23 टाइम डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, हुआ बच्चों। ठीक है, तो फाइनली क्या करेंगे बच्चों, देखो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, जैसे मैंने कहा एग्जैक्ट पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको एक्स्ट्रा, 23 को 3 टाइम करते कितना आता है 69, लेकिन ये 3 से थोड़ा सा ग्रेटर मतलब 69 से थोड़ा ज्यादा होगा नहीं होगा, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना जो 69 के नियरेस्ट हो या थोड़ा सा ज्यादा हो, क्लियर है? तो ऑलमोस्ट जैसे मैं मानूं 72% ये मेरा आंसर आ गया, क्लियर है कैसे करना? अब आपके पास एग्जैक्ट ऑप्शन दे रखे 71, 72, 72 पॉइंट समथिंग, तो टाइम वेस्ट करो, अदरवाइज ये ऑप्शन है 60, 72, 85, 95, तो टाइम पे पास करने की जरूरत आपको नहीं है बेटा। समझ में आया कैसे किया? तो देखो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, सिर्फ ये बोला है कि 2 साइज के एटम है, एक तो क्या है एससीसी में, एक है क्यूबिकल वॉइड में, तो स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। लेकिन जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पैकिंग एफिशिएंसी के, अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करते हुए हमने क्या किया बेटा, एक एक चीज यूज करते हुए रिजल्ट तक पहुंच गए। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? नोट करो बेटा। चलिए बेटा, वो जान दे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ऐसे ही पता चल जाएगा छोटी साइज वाला आइटम है ये।
ठीक है। चलो बेटा, तो ये अपन ने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के अपन आयनिक कंपाउंड्स अपन पढ़ रहे थे, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, कौन सी स्ट्रक्चर कैसे होती है और इन पे हमें क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है बेटा। एक एक कंडीशन पर मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर है। चलो चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। हेडिंग लिखो, डिफेक्ट इन सॉलिड्स। डिफेक्ट इन सॉलिड्स, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। डिफेक्ट इन सॉलिड्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा चैप्टर में 3 पार्ट ऐसे हैं जिन पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एक तो कौन सा, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, एक कौन सा बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, एक कौन सा आएगा, डिफेक्ट। पिछले 4-5 साल से बेटा घुमा फिरा के इन्हीं पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये 3 पार्ट ऐसे हैं पूरे चैप्टर में, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ओके। ठीक है बेटा, कैसे करना समझना इस चीज को। डिफेक्ट इन सॉलिड है, पहली बात तो देखो बच्चा कहेगा सर ये डिफेक्ट होता क्या है, क्लियर है। सॉलिड में डिफेक्ट का मतलब क्या, तो समझना इस चीज को। देखो, द डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट, ओके। मैंने क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का अपने प्रॉपर लैटिस पॉइंट से डेविएशन यानी पोजीशन चेंज कर लेना, यही क्या होता है, डिफेक्ट होता है बेटा, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हमें पता है नॉर्मली हमने बच्चों स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, उसमें हमें पता है अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, पार्टिकल जो होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, नहीं होते, होते हैं। यानी हमें पता है किसी में कॉर्नर पर, किसी में बॉडी सेंटर, किसी में फेस सेंटर, किसी में एज सेंटर, किसी में बॉडी सेंटर, कहीं पर भी हो। इसका मतलब जिस स्ट्रक्चर में पार्टिकल जिस पोजीशन पर होना चाहिए वहीं पर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है अगर उसको छोड़कर कहीं और चला जाए, बच्चा कहे सर कहाँ जाएगा, कहाँ जाने का मतलब है स्ट्रक्चर के अंदर भी जा सकता है और स्ट्रक्चर के बाहर भी जा सकता है। मैंने बोला है डेविएशन, डेविएशन का मतलब है क्या होगा, जहां पार्टिकल की पोजीशन होती है क्या, उसको छोड़कर चाहे स्ट्रक्चर के अंदर जाए चाहे स्ट्रक्चर से बाहर चला जाए, कहीं दूसरी जगह चला जाए, मेरा कहने का मतलब है उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूं, बुक्स की लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेके आप देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे। जैसे मान लो किसी बच्चे की बात करिए, ओके, किसी बच्चे की बात करें बेटा, नॉर्मली क्या उसके मान लो दांत पूरे हैं, एकदम सही है बेटा, ओके। अब बच्चे का क्या करे, दांत तोड़ दिया जाए, ओके। दांत तोड़ के क्या होगा, दांत टूट कर क्या होगा बेटा, उसके फेस किसके माउथ के बाहर चला जाए तो भी क्या होगा, और ज्यादा क्यूट लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा बेटा। या फिर क्या, एक जगह से उसका दांत तोड़कर क्या करिए दूसरी जगह लगा दे, दूसरे दांत के ऊपर चिपका दे तो भी और ज्यादा क्यूट लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। मेरा कहने का मतलब क्या, दोनों ही कंडीशन क्या होगी, उसकी क्यूटनेस को बढ़ा देगी, नहीं बढ़ा देगी, बढ़ा देगी। रोहित परीक्षा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, अरे यस और नो। चलो बेटा, तो मैंने क्या कहा, देखो दोनों ही कंडीशन क्या करेगी बेटा, फेस की क्यूटनेस को और बढ़ा देगी। तो जो हमारे टीथ है, अरे टीथ को कहते हैं दांत अंग्रेजों, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। तो बच्चे सोचेंगे सिर्फ बालों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो अगर नॉर्मल मान लो जिस पोजीशन पर हमारे टीथ होते हैं बेटा वही अच्छे लगते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, ओके। अगर दांत टूट कर क्या हुए माउथ के बाहर चले जाए तो भी अजीब लगता है, या जहां थे वहां की बजाय क्या किसी दूसरे दांत के साथ अगर उग जाए बेटा तो भी क्या होगा, अजीब लगता है। मेरे कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, दोनों ही कंडीशन क्या डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, आ गया समझ में। सॉलिड में भी सेम वही बात है, क्या पार्टिकल का जिस पोजीशन पर होना चाहिए अगर वहीं पर वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस पोजीशन के अलावा किसी दूसरी जगह पर है, दूसरी जगह मतलब स्ट्रक्चर के अंदर हो चाहे स्ट्रक्चर के बाहर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे, क्लियर है। तो मेरा जो स्टेटमेंट है बेटा, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में क्या बोलूंगा, the deviation of constituent particles from its proper lattice points is called as a defect। किसी constituent particle का मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर स्ट्रक्चर बनी है, किसी constituent particle का अपने खुद के लेटिस पॉइंट को छोड़कर जहां पर वो प्रेजेंट है किसी अदर लेटिस पॉइंट पर अदर जगह पे चले जाना, उसे क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। लिखो पहला स्टेटमेंट, द डेविएशन ऑफ constituent particles, the deviation of constituent particles, the deviation of constituent particles, the deviation of constituent particles from its proper lattice point, the deviation of constituent particles from its proper lattice point, the deviation of constituent particles from its proper lattice point, from its proper lattice point is called defect, from its proper lattice point is called defect,
द डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड डिफेक्ट। ओके, ठीक है। अब बच्चों देखो डिफेक्ट क्या होता है ये तो अपने समझ लिया, लेकिन इसका रीजन क्या होता है? अरे कुछ ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना, तो ध्यान रखना। डिफेक्ट इन सॉलिड अकर ड्यू टू टेम्परेचर और एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस और इम्प्योरिटी। पहली बात तो बच्चों देखो टेम्परेचर की वजह से कैसे होता है। सपोज करो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमें पता है जो पार्टिकल्स है उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे नहीं होंगे? अरे बॉन्ड भी ब्रेक होंगे, और हमें पता है पार्टिकल फ्री हो जाएगा। जब आसपास के बॉन्ड अगर ब्रेक हो गए तो पार्टिकल फ्री हुआ या नहीं हुआ? पार्टिकल फ्री हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर खुद की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो। और जब उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो एक जगह फिक्स रह सकता है क्या? नहीं, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा सकता है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये बताओ टेम्परेचर की वजह से डिफेक्ट आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है, क्योंकि अपन ने क्या कहा, डिफेक्ट का मतलब एक ही चीज दिमाग में रखनी है, पार्टिकल का अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर चले जाना, चाहे कहीं भी हो। समझ में आ गया? तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ये बताओ पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़कर जा सकता है नहीं जा सकता? जा सकता है बेटा, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला है, एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस इन एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहली बात तो फॉरेनर सबस्टांस का मतलब ये नहीं कि यूरोप से लाके कोई पार्टिकल मिलाएंगे, नहीं बेटा। एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस का मतलब है स्ट्रक्चर के खुद के जो आयंस है उनके कंपैरिजन में आपको दूसरा आयन मिला दो, तो सीधी सी बात है बच्चों क्या होगा, जो दूसरा आयन है वो स्ट्रक्चर के खुद के आयन को रिप्लेस कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है। इसका मतलब किसी बाहर से आने वाले आयन ने, बाहर से आने वाले आयन का मतलब है जो स्ट्रक्चर के खुद के, जैसे सपोज करो A+ और B-, ठीक है। A+ और B- है बच्चों, स्ट्रक्चर के खुद के आयन कौन कौन से हैं? A+ और B-। आपने C+ मिला दिया, तो ये बताओ प्लस तो है लेकिन C+ स्ट्रक्चर का खुद का पार्ट है क्या? नहीं बच्चों, इसको बोलेंगे फॉरेनर सबस्टांस या इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं अपन कचरा ही मिलाए, नहीं। स्ट्रक्चर के खुद के आयन के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, एक्स्ट्रा आयंस होते हैं, वो सभी फॉरेनर सबस्टांस या इम्प्योरिटी माने जाते हैं। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस और इम्प्योरिटी। फॉरेनर सबस्टांस या इम्प्योरिटी ऐड करें तो भी डिफेक्ट हो सकता है। कैसे? जो हम फॉरेनर सबस्टांस यानी बाहर का कोई सबस्टांस ऐड कर रहे हैं वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर के खुद के आयन को रिप्लेस कर सकता है। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर के खुद के आयन को रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब अगर उसे रिप्लेस करेगा तो स्ट्रक्चर का खुद का आयन अपनी पोजीशन को छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। स्ट्रक्चर का खुद का आयन अगर अपनी पोजीशन को छोड़ के जाएगा तो डिफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। समझ में आ गया? तो क्या कहेंगे, डिफेक्ट इन सॉलिड अकर ड्यू टू टेम्परेचर एंड एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस और इम्प्योरिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट किसकी वजह से होते हैं? एक तो टेम्परेचर की वजह से, या कोई आउटर सबस्टांस अगर ऐड कर दे उसकी वजह से होते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों की वजह से स्ट्रक्चर के खुद के आयन होंगे वो अपनी पोजीशन को छोड़कर जा सकते हैं, और पार्टिकल का अपनी पोजीशन को छोड़ देना, यही तो डिफेक्ट बोला जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो। लिखो, डिफेक्ट इन सॉलिड अकर, डिफेक्ट इन सॉलिड अकर, डिफेक्ट इन सॉलिड अकर ड्यू टू टेम्परेचर, डिफेक्ट इन सॉलिड अकर ड्यू टू टेम्परेचर, defect in solid occur due to temperature and addition of foreigner substance, addition of foreigner substance or impurity, or addition of foreigner substance or impurity in crystal structure, addition of foreigner substance or impurity in crystal structure, ठीक है। ये हमने डिफेक्ट का रीजन समझा, डिफेक्ट क्यों होता है, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है। क्लियर है? चलो बेटा अब बात करते हैं, इधर ध्यान दो बच्चों, तो ध्यान रखना, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज चेंज ड्यू टू डिफेक्ट। मैंने क्या बोला है, डिफेक्ट की वजह से जो सॉलिड होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। बच्चा कहेगा सर कैसे? फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कंडक्टिविटी देख सकते हो या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देख सकते हो। मैंने दो फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया, कौन सा बेटा? कंडक्टिविटी या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बच्चा कहेगा कैसे? तो जनरली एग्जांपल समझो बेटा अपने प्रैक्टिकल लाइफ के। कैसे? जैसे आप फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर में पढ़ोगे बेटा सेमीकंडक्टर, ठीक है, 12th का चैप्टर सेमीकंडक्टर, उसमें आप देखोगे अरे सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बनाते नहीं बनाते। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है?
जो सबस्टांस पहले नॉन कंडक्टर के अकॉर्डिंग होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा आयंस उनमें ऐसे मिला दे जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। इस वजह से वो फुली कंडक्टर तो नहीं है, लेकिन कंडक्टिविटी पहले कंडक्टर नहीं थे लेकिन अब कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं तो सेमीकंडक्टर बोला जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये बताओ, कुछ सबस्टांस ऐसे थे जो पहले कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहे थे लेकिन कुछ आयन मिलाने पर यानी इम्प्योरिटी मिला रहे हो बच्चों तो डिफेक्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आयन मिलाने पर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम बोलते हैं ना, बोरॉन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली वाले आयन्स मिलाते हैं शायद, अरे मिलाते नहीं मिलाते, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स्ट्रा आयंस मिलाने पर उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यस और नो। तो कंडक्टिविटी में चेंज आया नहीं आया? आया। मैकेनिकल स्ट्रेंथ की आप बात कर सकते हो बेटा, देखो इजी वे में समझ सकते हो। जैसे मान लो मार्केट में कोई दो चेयर है बेटा, दो क्वालिटी की चेयर है, मान लो एक की रेट है 1000 रुपीज, दूसरी की है 5000 रुपीज, दोनों की डिजाइन सेम है, साइज सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों की रेट में डिफरेंस क्या है? इसमें रेट में डिफरेंस होने का मतलब क्या है? इसका मतलब उसी चेयर की मार्केट में मान लो उसी शॉप पर एक पे रेट अगर 1000 है, दूसरी सेम साइज की सेम डिजाइन की दूसरी चेयर है बेटा उसकी 5000 है। इसका रीजन क्या है? इसका मतलब है बेटा जो 5000 बोला है वो ओरिजिनल मेटल की है, यस और नो। अरे जिसकी रेट 5000 बोल रहा है इसका मतलब वो कॉस्टली क्यों है? क्योंकि वो ओरिजिनल मेटल की है जिससे मिलकर वो बनी हो, यानी उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, क्लियर है। लेकिन 1000 रुपीज वाली अगर है, 1000 रुपीज वाली है बच्चों, तो क्या होगा, उसकी साइज और डिजाइन वगैरह सेम है लेकिन क्वालिटी सेम होगी क्या? नहीं बच्चों, उसमें क्या होगा, आधा कचरा मिला हुआ होगा, जैसे मेटल का जो पाउडर आता है जो एक्स्ट्रा बच जाता है बेटा वो मिला के उसका फॉर्मेशन किया गया है, क्लियर है। और सिंपली आप देख सकते हो अगर आप 1000 और 5000 दोनों चेयर को लेके आ जाओगे बेटा घर पे, नॉर्मली आप यूज करोगे तो ये बताओ जल्दी ब्रेक होने के चांसेस किसके होंगे? 1000 वाली के। समझ में आया? क्यों? क्योंकि 5000 वाली क्या होगा, ओरिजिनल है, तो ये बताओ उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या नहीं है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होना मतलब वो ज्यादा फोर्स वगैरह हैंडल कर सकती है, जबकि हमें पता है जो अपन बोलते हैं लोकल थी, तो ठीक है, जो लोकल होती है यानी इम्प्योर सबस्टांस की बनी होती है वो हमें पता है जल्दी ब्रेक होती नहीं होती। अरे गांव में कहावत है ना कि महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि महंगी चीज क्या करोगे, जैसे नॉर्मली एक बार लेते हैं तो काफी दिनों तक चलती है। गाँव की हर बात में बड़ा साइंस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। बस उनको रीजन नहीं पता वो बात अलग है, लेकिन रिजल्ट पता होता है उनको, रिजल्ट पता होता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते है मैंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन रिजल्ट पता होता है इनको फाइनली क्या, कि महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार। अगर महंगी चीज अपन ले रहे हो तो एक बार लगेगा लेकिन उसकी कोई बार बार टेंशन नहीं होती, लेकिन सस्ती चीज अगर लेके आ रहे हो बेटा तो क्या होगा, बार बार नहीं लेके आनी पड़ सकती बेटा। कहने का मतलब क्या है, साइज सेम है, डिजाइन सेम है, लेकिन फिर भी उनकी जो मजबूती है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ मजबूती है, उसमें डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, उनकी क्वालिटी की वजह से। क्वालिटी क्या है, जो कॉस्टली है उसकी क्वालिटी बेटर है, वो ओरिजिनल मेटल से बनी है, ठीक है। लेकिन जो लोकल बेटा आपने ली थी उसमें क्या काफी इम्प्योरिटीज मिली हुई है, जो सबस्टांस एक्स्ट्रा गोडाउन में पड़ा होता है उन्हीं को मिला के वो बना दी, तो हमें पता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी बेटा। समझ में आ गया? फिर अच्छे वेट वाला बच्चों क्या होगा, उस पर अगर बैठ जाएगा तो काम होगा नहीं होगा, वो जवाब दे जाएगी कि मेरे बस की बात नहीं है, होगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी मिलाई, एक्स्ट्रा कचरा उसमें मिला दिया बच्चों, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा कचरा मिलाते क्या होगा, उसकी मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है उसमें डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? आएगा बच्चों। समझ में आ गया? तो मैं क्या कह सकता हूं, डिफेक्ट की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की वो चेंज हो जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, कंडक्टिविटी हो या मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, यस और नो, क्लियर है? ओके, लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। देखो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, the physical property of solid, the physical property of solid, the physical property of solid, ब्रैकेट में लिखो बेटा, कंडक्टिविटी कॉमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ etc, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ब्रैकेट में लिखो कंडक्टिविटी मैकेनिकल स्ट्रेंथ etc, the physical property of solid are changed, the physical property of solid are changed due to defect, are changed due to defect, क्लियर है? इसका बच्चों एक शानदार एग्जांपल लिखो, स्टामा करके एग्जांपल लिखो, सॉलिड NaCl, solid NaCl is represent few conductivity, solid NaCl is represent few conductivity, थोड़ी बहुत conductivity, few conductivity due to defect, solid NaCl is represent few conductivity
ड्यू टू डिफेक्ट। सॉलिड NaCl इज रिप्रेजेंट फ्यू कंडक्टिविटी ड्यू टू डिफेक्ट। डिफेक्ट की वजह से सॉलिड NaCl क्या करता है, कुछ कंडक्टिविटी शो करता है। ओके, पहली बात तो बच्चा कहेगा सर इसमें खास बात क्या है, तो आप समझना बच्चों इसमें खास बात क्या है। देखो सॉलिड NaCl, पहली बात तो ये आयनिक कंपाउंड है या नहीं है बच्चों। आपको याद है चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में अपने एक इंडेक्स बनाई थी, टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें अपने लिखा था आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कौन से का टाइप था, आयनिक का। वेरी गुड बेटा। Na+Cl- आयनिक का एग्जांपल था, तो अपने उसमें क्या लिखा था, आयनिक सॉलिड होते हैं उसकी कंडक्टिविटी का पॉइंट अपने क्या लिखा था, सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। याद है ना, बहुत अच्छे, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, सॉलिड फॉर्म में नॉर्मली तो ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, ये कंडक्टिविटी शो करता है। उसका रीजन क्या है मैंने आपको बता ही दिया। तो ध्यान रखना, आपसे गलती कैसे करवा सकते, ध्यान रखना, नॉर्मल सी बात तो हर कोई बताता है, आपसे गलती कहां करवाएगा, समझना इस चीज को। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं बच्चों, आप आंसर देना, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। सॉलिड NaCl इज कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कुछ नहीं बोले तो नॉर्मल कंडीशन बोलनी है, ठीक है। ड्यू टू डिफेक्ट सॉलिड NaCl इज कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, कंडक्टर। समझ में आ गया। अगर डिफेक्ट वर्ड ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज कुछ नहीं बोले तो नॉर्मल सबस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर होगा। समझ में आया। तो ये एग्जांपल ध्यान रखना कि सॉलिड NaCl बच्चा रट के रखता है कि ये तो सॉलिड फॉर्म में है, आयनिक कंपाउंड है, नॉन कंडक्टर होगा, लेकिन ड्यू टू डिफेक्ट ऐड कर दिया तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं बेटा। देखो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो, क्लियर है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें पता है सॉलिड का नॉर्मली अगर अपन बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम तो डेफिनेट होता नहीं होता, अरे उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन आता है क्या, नहीं बच्चों। तो ये तो क्या है, फिक्स है। लेकिन ये बताओ अगर W चेंज हो जाए, W अगर चेंज हो जाए तो ये बताओ D में चेंज होगा या नहीं होगा, यस और नो। सपोज करो बेटा वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 10 फिक्स है, सपोज करो V की वैल्यू कितनी है, 10 फिक्स है। W की वैल्यू एक बार मैं 100 कर दूं तो 100/10 कितना आएगा, 10। 200 कर दूं तो 200/10 कितना आएगा, 20। 50 कर दूं 50/10 कितना आएगा, 5। मेरा कहने का मतलब क्या, W की वैल्यू कभी मैंने 50 की है, कभी 100 की, कभी 200 की है, तो D की वैल्यू अपने आप चेंज हो रही नहीं हो रही, हो रही है बच्चों। तो सॉलिड में ध्यान रखना शेप और वॉल्यूम में तो कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, क्लियर है। लेकिन मास में चेंज आ सकता है। अब बच्चा कहेगा सर मास में चेंज कैसे आ सकता है, अगर आयन ये बताओ स्ट्रक्चर को छोड़कर बाहर चले जाए या अंदर चले जाए। ओके, पहली बात तो ये देखना, मैंने कहा W में चेंज होगा तो D में चेंज होगा, यानी मास में चेंज होगा तो डेंसिटी में चेंज होगा। कैसे, अभी जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया है, क्या W अगर इंक्रीज होगा तो ये बताओ डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यस और नो। और ये इंक्रीज जैसे 100 से 200 किया था तो ये इंक्रीज, तो ये इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। या फिर मैं ये लिखूं W डिक्रीज, तो ये बताओ डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। 100 से ये 50 कर दे तो डेंसिटी भी हमें पता है 10 से 5 आई नहीं आई, आई बच्चों। या फिर मैं ये बोल दूं W इक्वल टू अनचेंज, ये अगर अनचेंज है तो D क्या होगा, ये भी अनचेंज होगा बेटा, यस और नो। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखना, वैसे तो अपन डिफेक्ट कई टाइप के पढ़ेंगे बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सिस मेटल डेफिशिएंसी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, तो 5-6 टाइप के डिफेक्ट अपन पढ़ेंगे। उसमें बार बार एक पॉइंट आएगा, क्या, इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी अनचेंज रहती है। तो लेकिन आपको रटना नहीं है, अलग अलग डिफेक्ट में रटोगे, इधर ध्यान दो, अलग अलग डिफेक्ट में रटोगे क्या, कि इसकी डेंसिटी मान लो इंक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी सेम रहेगी, तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। कैसे, वो कॉन्सेप्ट कैसे ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है बेटा। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देखना, सिंपल सा एग्जांपल देखना बेटा। सपोज करो बेटा क्या होगा, देखो समझना इस चीज को। मान लो ये बॉक्स है, ये जो मान लो मार्कर की मैंने कैप ली बेटा, इसका मास है 10 ग्राम, इसका मास कितना है, 10 ग्राम है। ओके ठीक है बेटा, एक बात बताओ, सपोज करो ये टोटल बॉक्स है बेटा, ये टोटल बॉक्स है, मान लो वेट मशीन पे हमने रखा है इसे, मेरा हाथ है वेट मशीन है, वेट मशीन पर रखा है, तो ये बताओ टोटल बॉक्स मान लो 100 ग्राम का है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, फिलहाल ओरिजिनल बॉक्स बस यही ओनली बॉक्स है, तो ये बताओ वेट मशीन का वेट कितना, टोटल 100 ग्राम जो इस बॉक्स का वेट होगा, क्लियर है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। मैंने क्या किया है, मैं बाहर से कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल लाके इस पर मैंने रख दिया है। अगर इस पार्टिकल, इस कैप का मास अगर 10 ग्राम है तो ये बताओ टोटल वेट कितना हो जाएगा,
110 हो गया। क्लियर? इसका मतलब मास इंक्रीज हुआ नहीं हुआ? मास इंक्रीज कब होगा? जब बाहर से कोई पार्टिकल लाके मैंने इसमें रख दिया है। यस और नो? क्लियर है बेटा? इसका मतलब 110 हो गया। क्लियर है? चलो बेटा दूसरी कंडीशन देखो, इन दोनों का टोटल वेट आ रहा है 110। मैं इस कैप को उठाकर बाहर ले जाऊं तो ये बताओ मास कितना हो गया? 100 होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। मास डिक्रीज हुआ नहीं हुआ? हुआ बच्चों। ठीक है, तीसरा केस देखो, इन दोनों का वेट था 110, मैंने कैप को सेंटर से उठाकर थोड़ा साइड में रख दिया, तो ये बताओ अब टोटल मास कितना होगा? 110 ही होगा। मेरा कहने का मतलब क्या, मैंने 3 कंडीशन आपको बताई है क्या? अब सिंपली समझना रियल में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है। अगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा आयन या पार्टिकल आता है स्ट्रक्चर के अंदर तो मास इंक्रीज होगा। यस और नो? मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। काम खत्म। क्लियर है? अब मैं क्या करूं, अगर स्ट्रक्चर का खुद का कोई आयन या पार्टिकल स्ट्रक्चर के बाहर चला जाएगा तो मास डिक्रीज होगा। मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर ही कोई आयन या पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, स्ट्रक्चर के अंदर ही तो है, तो ये बताओ मास चेंज होगा नहीं होगा? मास सेम रहेगा। मास सेम रहेगा तो डेंसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। अलग अलग डिफेक्ट में आएगा, किसी डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज, किसी में डेंसिटी डिक्रीज, किसी में डेंसिटी अनचेंज है, तो आपको इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज रहेगी। आपको खुद आंसर देना है कि सर इस डिफेक्ट में ये होगा, उस डिफेक्ट में ये होगा, और ये आंसर आपको किस बेसिस पे देना है। समझ में आ गया? रटना नहीं है बेटा। क्लियर है? तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, द डेंसिटी ऑफ डिफेक्ट मे बी चेंज ड्यू टू डिफेक्ट। यस और नो? The density of solid may be changed due to defect. Yes or no? मैंने may भी बोला, हर बार चेंज हो कोई जरूरी नहीं है बेटा। डिफेक्ट की वजह से सॉलिड की डेंसिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। डिपेंड करेगा उसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो स्ट्रक्चर के बाहर जा रहा है या स्ट्रक्चर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है स्ट्रक्चर के अंदर ही या स्ट्रक्चर के बाहर जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में डिफेक्ट तो होगा। यस और नो? लेकिन उस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी चेंज हो या ना कोई जरूरी है क्या? नहीं। तो मैंने बोला है मे बी चेंज। समझ में आ गया? डेंसिटी चेंज हो सकती है। क्लियर है? तो ये मैंने क्या कहा, डेंसिटी के बारे में समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मे बी चेंज, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मे बी चेंज ड्यू टू डिफेक्ट। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मे बी चेंज ड्यू टू डिफेक्ट। डेंसिटी ऑफ सॉलिड में बी चेंज ड्यू टू डिफेक्ट। डिफेक्ट की वजह से सॉलिड की डेंसिटी चेंज हो सकती है। ओके, ये लिख लो बेटा फॉर एग्जांपल। कैसे होगी ये सारा लिख लो, किस कंडीशन में इंक्रीज, किस में डिक्रीज। चलिए ठीक है बेटा, हमने बोला मे बी चेंज हो सकती है, हर बार वो जरूरी नहीं है। अब एक चीज खास कर ध्यान रखना बेटा, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिसाइड्स द डिफेक्ट। डिफेक्ट होने के बाद भी क्या होगा, आयनिक सॉलिड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या बेटा, पहली बात तो सिंपल ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है नेट चार्ज जीरो होना। मैंने क्या बोला है, नेट चार्ज जीरो होना, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। अरे फिजिक्स वाले रूल के अकॉर्डिंग है बेटा, इस पर इस 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना है, फोर्स तो है लेकिन नेट फोर्स जीरो है। समझ में आ गया, वही बात है, प्लस का 10 माइनस का 10, चार्ज तो है प्लस माइनस लेकिन नेट चार्ज कितना है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो क्या कहा, डिफेक्ट चाहे कैसा भी हो, डिफेक्ट चाहे कैसा भी हो, पार्टिकल चाहे बाहर से एक्स्ट्रा आयन आए या स्ट्रक्चर के खुद के आयन बाहर जाए, अलग अलग डिफेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उन सभी में एक कॉमन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या, हर डिफेक्ट में अपन बार बार 10 बार लिखेंगे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, बार बार टाइम पास की जरूरत है क्या,
अरे यस और नो। एक ही चीज ध्यान रखनी, डिफेक्ट चाहे कैसा भी हो, आपसे बोले कोई भी आपको डिफेक्ट का नाम दे दिया, शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से, फ्रैंकल की डिफेक्ट की वजह से, मेटल एक्सिस की वजह से, मेटल डेफिशिएंसी की वजह से, या इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से सॉलिड कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, या क्या हो जाएगा, न्यूट्रलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगा, क्या होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, कुछ भी होगा, डिफेक्ट कैसा भी हो, स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। बच्चा कहेगा क्यों? क्योंकि चाहे कैसा भी डिफेक्ट हो, जितना पॉजिटिव चार्ज में चेंज आएगा उतना ही नेगेटिव में चेंज आएगा। मैंने चेंज का बोला है बच्चों, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। कैसे? मान लो अगर मान लो पहले पॉजिटिव चार्ज था +10 और नेगेटिव वाला था -10, तो ये बताओ नेट चार्ज कितना है? 0। क्लियर है? अब मान लो किसी वजह से क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, +12 हो गया, तो नेगेटिव भी -12 हो जाएगा, नेट चार्ज कितना? 0। किसी वजह से मान लो ये -8 +8 एंड -8 हो गया, तो ये बताओ अभी भी नेट चार्ज क्या है? 0। समझ में आ गया? तो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन डिफेक्ट की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसी के कंपैरिजन में उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर का नेट चार्ज हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। और नेट चार्ज 0 होना, इसी को तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके, लिखो बेटा, स्टामा करके लिखना, लिखो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, स्टामा करके लिखना इसे, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, the crystal structure of ionic solids is always electrically neutral. The crystal structure of ionic solids is always electrically neutral besides the defect. The crystal structure of ionic solids is always electrically neutral besides the defect. हाँ, besides the defect. ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिसाइड्स द डिफेक्ट। डिफेक्ट के बावजूद भी क्या होता है, स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी बच्चों। क्लियर है? अब बेटा देखो, ये तो मैंने बात की डिफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है। एक्चुअल में मैं क्या करता है, सीधा टाइम पास के लिए डिफेक्ट के टाइप पे आ जाता, तो आपको ये नहीं पता होता डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, और डिफेक्ट के बारे में जो सीधे क्वेश्चन पूछे जाए वो मुझे कैसे बताने हैं, तो आप रटते, लेकिन रटना तो है ही नहीं बच्चों। आ गया समझ में? तो डिफेक्ट की बेसिक थीम क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, एक एक करके हमने बात की है। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में अपन बात करेंगे बेटा 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। नंबर 1 लिखेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट, सॉरी बेटा ये बाद के टाइप आएंगे। नंबर 1 लिखेंगे स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट। नंबर 2 लिखेंगे नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट। और नंबर 3 पे लिखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये 3 टाइप के डिफेक्ट पढ़ेंगे, इनके बारे में अपन को 1 बाय 1 पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले मैंने टाइप क्यों लिखाए हैं बच्चों, क्योंकि इनके भी कई टाइप के टाइप आएंगे, तो ये बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि पहली बात तो मेनली कौन से टाइप के अपन को पढ़ना है, क्या करना है। चलिए चलो बेटा, नंबर 1 लिखो शॉर्ट की स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट। सबसे पहले स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट, इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट बच्चों देखो, पहली बात तो बात करते हैं स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। ओके, वो डिफेक्ट जो क्या होता है स्टाइकोमेट्री टाइप के सॉलिड में मिलता है, उसे स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट करते हैं। काम खत्म। अब बच्चा कहेगा सर ये सॉलिड कौन सी हो गई। ओके, तो सुनना अच्छे सुनना बेटा, क्या कहेंगे, द सॉलिड और कंपाउंड in which the ratio of cation and anion are same in both structure and formula of compound called as stoichiometry solid.
वो सॉलिड जिसमें क्या होगा, कैटायन एनायन का रेशियो उनकी स्ट्रक्चर और उनके फॉर्मूले दोनों में क्या होता है, सेम होता है, उन्हें बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री सॉलिड। बात समझ में आ गई? कैसे बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस चीज को, जैसे मैंने ये लिखा है NaCl, NaCl की बात की बेटा हमने, ये बताओ फॉर्मूला देख के आपको कैटायन एनायन का रेशियो कितना लग रहा है? अरे 1:1 है या नहीं है? एक Na एक Cl है बेटा, तो क्या लिखेंगे 1:1। ये तो हो गया फॉर्मूले में रेशियो, क्लियर है? ठीक है, जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता है Cl माइनस कहाँ होता है रे, OV में क्या होता है, OV या FCC? FCC में होता है, FCC में होता है तो Cl माइनस का नंबर कितना होता है, 4, क्लियर है? Na प्लस कहाँ होता है, OV में, तो नंबर ऑफ एटम हमें पता है 4 है, तो OV का नंबर भी कितना होता है, 4, और हमने देखा भी था इनके नंबर का रेशियो क्या होता है, 4:4 होता है, क्लियर है? और हमें पता सिंपल रेशियो क्या लेंगे, 1:1। मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया बेटा? तो आप देख सकते हो क्या, इसके फॉर्मूले और स्ट्रक्चर दोनों में कैटायन एनायन का रेशियो सेम होता है, नहीं होता? रेशियो इक्वल होता है, क्लियर है? ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों में कैटायन एनायन का रेशियो सेम होता है, उन्हें बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, क्लियर है? और ऐसे कंपाउंड या सॉलिड में मिलने वाले डिफेक्ट को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। समझ में आ गया? क्लियर है? मैं कंप्लीट स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं अब दोबारा सुनना। द सॉलिड इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सेम इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड called as stoichiometric solid, and the defect occur in this type solid is called as stoichiometric defect। समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा, देखो द सॉलिड in which the ratio of cation and anion, the solid in which the ratio of cation and anion are same, the solid in which the ratio of cation and anion are same in both structure and formula of compound, the solid in which the ratio of cation and anion are same in both structure and formula of compound, the solid in which the ratio of cation and anion are same in both structure and formula of compound called as stoichiometric solid। the solid in which the ratio of cation and anion are same in both structure and formula of compound are called as stoichiometric solid, ठीक है? and the defect occur in this type solids, and the defect occur in this type solids is called as stoichiometric defect, and the defect occur in this type solids called as stoichiometric defect। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल लिख लो बेटा, ये चलिए एक चीज और ध्यान रखना इस डिफेक्ट के बारे में, क्या द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज अनचेंज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्री जो डिफेक्ट होता है बेटा, उसमें क्या होता है, डिफेक्ट होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का कंपोजिशन अनचेंज रहेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, सपोज करो कैटायन एनायन का नंबर 5 है, तो डिफेक्ट होने के बाद भी नंबर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको बोलते हैं कंपोजिशन अनचेंज रहना। क्लियर है? सपोज करो पहले कैटायन एनायन 5 थे, कैटायन 5 एनायन 4 हो गए, तो क्या करेंगे, 5 और 4 कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ, कंपोजिशन चेंज हो गया। क्लियर? लेकिन ये जो डिफेक्ट होगा इसकी वजह से कंपोजिशन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। डिफेक्ट से पहले भी क्या होगा, उनके आयन का नंबर इक्वल रहेगा, बाद में भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, कैटायन और एनायन का इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है? लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, the composition of constituent particles is unchanged
द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इज अनचेंज, द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इज अनचेंज ड्यू टू दिस डिफेक्ट, द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इज अनचेंज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट की वजह से कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का कंपोजिशन क्या रहता है, अनचेंज रहता है बेटा। ओके ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बेटा इसके टाइप की। तो लिखो बेटा टू टाइप्स, यानी ये दो टाइप का होता है। नंबर वन शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट दो टाइप के अपन पढ़ेंगे, एक होगा शॉर्ट की डिफेक्ट, एक होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। लिख लिए? चलो क्या होता है बेटा, देखो बात करते हैं इसके बारे में। शॉर्ट की डिफेक्ट, हर डिफेक्ट में आपको क्या करना है, इसका मेजर कॉन्सेप्ट तो ध्यान रखना ही रखना है, इस पे ध्यान रखना। सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन बनेगा, ट्रू एंड फॉल्स वाला, खासकर कौन से डिफेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो शॉर्ट की डिफेक्ट में ध्यान रखना क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव्स देयर लेटिस पॉइंट एंड मूव्स आउटसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला है, इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाएंगे। समझ में आ गया? क्या कहा, इक्वल नंबर में कैटायन एनायन क्या करेंगे, अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं बेटा। क्लियर है? लिखो बेटा एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। इस डिफेक्ट में ये होता है, टाइम पास की जरूरत है क्या, अरे पता है इसी डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव्स देयर लेटिस पॉइंट and moves outside the crystal structure. Equal number of cation and anion leaves their lattice point and moves outside the crystal structure. लिख लिया बेटा? चलो इधर ध्यान दो कैसे होता क्या होता है, समझना इस चीज को। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव्स द लेटिस पॉइंट एंड मूव्स आउटसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इधर ध्यान दो बेटा, हम आयनिक सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड की बात करें तो हमें पता स्ट्रक्चर में कैटायन और एनायन होगा या नहीं होगा, होगा। ये कंडीशन तो कौन सी है बच्चों, डिफेक्ट से पहले वाली कंडीशन है, नॉर्मल सॉलिड की स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अगर इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा तो शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है, इक्वल नंबर में कैटायन एनायन स्ट्रक्चर को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। सपोज करो बेटा क्या कि जैसे मान लो ये तो जैसे नॉर्मल पहले हमने सॉलिड बना दिया, सॉलिड में आयंस तो होते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन वगैरह प्रेजेंट है। क्लियर है? अगर इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन, जैसे मान लो ये वाला एनायन चला गया, ये वाला कैटायन चला जाए, क्लियर, ये अपने स्ट्रक्चर को छोड़कर अपने पॉइंट को कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाए, स्ट्रक्चर के बाहर चले जाएंगे। सपोज करो एक कैटायन एक एनायन चला गया, तो बाकी तो अपनी पोजीशन पर है या नहीं है, है बच्चों। तो क्या करेंगे, ये वाला प्लस, ये माइनस, ये वाला प्लस और ये माइनस, ऐसा कैसा, क्यों बच्चों, देखो ये तो स्ट्रक्चर के बाहर चला गया, तो इस जगह पर क्या होगा, वैकेंसी होगी नहीं होगी, होगी बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर क्या माइनस, ये प्लस बच्चों क्या होगा, अब्सेंट है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्लियर है? दांत टूट के फेस से बाहर जाने वाली कंडीशन है या नहीं है बच्चों। इसका मतलब इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चले गए हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, शॉर्ट की डिफेक्ट में होती है। क्लियर है बेटा? तो ये तो डिफेक्ट से पहले की कंडीशन है, ये डिफेक्ट के बाद की कंडीशन है। अब बच्चा कहे सर एक एक कैटायन ही स्ट्रक्चर के बाहर जाएंगे क्या, नहीं बेटा, एक से ज्यादा भी जा सकते हैं, एक से क्या होगा, वही बात, एक से ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन जितने भी जाएंगे इक्वल नंबर में जाएंगे। मैंने क्या कहा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी जो कैटायन एनायन स्ट्रक्चर के बाहर जाते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल नंबर में होंगे, या तो 1 कैटायन 1 एनायन या 2 कैटायन 2 एनायन। अरे तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। अपन ने क्या कहा था, कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी डिफेक्ट हो, स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। कैसे, पहले देखो बच्चों प्लस माइनस को काउंट करो, 1 2 3 4 5, प्लस का 5 है या नहीं है, यस और नो। माइनस काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5, माइनस 5 है या नहीं है, प्लस 5 माइनस 5, नेट चार्ज कितना है, 0। क्लियर है? अब यहाँ देख सकते हो प्लस माइनस को काउंट करो स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4, प्लस का 4 हो गया, माइनस काउंट करो 1 2 3 4, माइनस का 4 हो गया, अभी भी नेट चार्ज 0 है या नहीं है, अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझ में आ गया? ये जटिल संरचना बना लो बेटा, डायग्राम बनाओ फटाफट।
बन जाएगा क्या? चलिए ठीक है बेटा, एक बात बताओ, आप खुद आंसर देते जाओगे, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा इस डिफेक्ट की वजह से? कम होगी, पक्का? बिल्कुल बेटा, शाबाश, क्योंकि हमें पता है मास स्ट्रक्चर, देखो आयन स्ट्रक्चर के बाहर जा रहे हैं तो मास कम होगा नहीं होगा, मास डिक्रीज होगा, डेंसिटी अपने आप डिक्रीज, रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर? लिख लो नेक्स्ट स्टेटमेंट, लिखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस ड्यू टू दिस डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस ड्यू टू दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट की वजह से सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा ध्यान रखना, इस डिफेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, ध्यान रखना, दिस डिफेक्ट अकर इन सॉलिड विच हैव ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। आ गया समझ में? ये डिफेक्ट उन्हीं सॉलिड में मिलता है जिनमें कैटायन एनायन की साइज ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। समझ में आ गया? लिखो बेटा स्टार करके, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट की डिफेक्ट पर, जो आया गया क्वेश्चन अभी तक कई बार एग्जाम में। लिखो दिस डिफेक्ट अकर इन सॉलिड, this defect occur in solid, this defect occur in solid, this defect occur in solid which have almost same size of, this defect occur in solid which have almost same size of cation and anion, this defect occur in solid which have almost same size of cation and anion, This defect occur in solid which have almost same size of cation and anion। स्टार मार्क कर लेना बेटा। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमें पता कैटायन एनायन की अगर साइज अगर ऑलमोस्ट सेम होगी तो पैकिंग अच्छे से होगी नहीं होगी? अरे इक्वल साइज के आयन है तो ऑलमोस्ट अच्छे से पैक होंगे बेटा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा बेटा। अच्छे से पैकिंग होगी तो हमें पता है कॉन्टेक्ट में भी ज्यादा रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा नहीं होगा? होगा बेटा। और ये हाईली आयनिक कंपाउंड्स और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सॉलिड में मिलता है। क्लियर है? लिखो बेटा दिस डिफेक्ट अकर इन सॉलिड, occur in solid which have high coordination number and highly ionic compound, which have high coordination number or highly ionic compound, which have high coordination number and highly ionic compounds। क्लियर है? ये बताओ बच्चों, आयन स्ट्रक्चर के बाहर ट्रांसफर होंगे, आयन का ट्रांसफर तो हो रहा नहीं हो रहा? अरे आयन चार्ज की तो फॉर्म है बेटा कैटायन एनायन, चार्ज का अगर ट्रांसफर होगा तो ये बताओ बच्चों क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी नहीं होगी? होगी बेटा। तो सॉलिड की डेंसिटी कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन, आयन माइग्रेट कर जाते हैं, स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं। क्लियर है? लिखो बेटा द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, the conductivity of solid increases, the conductivity of solid increases the conductivity of solid increases due to migration of ions, conductivity of solid increases due to migration of ions, due to migration of ions। क्लियर है? चलो और एक चीज और ध्यान, एग्जांपल बेस्ड और पूछता है बेटा ये डिफेक्ट किस में होता है, क्या होता है? क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट और लिख लो, उनके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं लिख लो। दिस डिफेक्ट अकर इन,
दिस डिफेक्ट अकर इन एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स, दिस डिफेक्ट अकर इन एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स, ब्रैकेट में लिखो बेटा NaCl, KCl, CHCl, etc. दिस डिफेक्ट अकर इन एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स, NaCl, KCl, CHCl, ब्रैकेट बंद करो, एंड AgBr, एंड AgBr। बात समझ में आई बेटा? ये हमने बात की है शॉर्ट के डिफेक्ट के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है, यहां तक बात समझ में आई। जैसे बेटा मैंने कहा लास्ट के जो 2 डिफेक्ट अपन पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। बाकी के स्टार्टिंग के जो डिफेक्ट है उस पे सब पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, सीधा टिक लगाने वाला, कौन से डिफेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, एक एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। समझ में आ गया? बाकी नेक्स्ट डिफेक्ट है बच्चों, इसके बाद शॉर्ट के बाद फ्रैंकल वाला वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में अपना चैप्टर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में डिफेक्ट कंप्लीट कर देंगे, उसके नेक्स्ट वाले में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं लास्ट के 2 डिफेक्ट पर वो डिस्कस करेंगे। नीट और जेईई में पिछले 5 साल से बहुत बार पूछा जा रहा है बेटा क्वेश्चन, ध्यान रखना, वो न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे। थ्योरेटिकल तो आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल भी कैसे पूछता है, नॉर्मल नीट का टीचर इसको स्किप कर देता है, लेकिन अपन को एक भी चीज स्किप नहीं करनी है जो एग्जाम में आ सकती है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस बेटा यहाँ तक सोल्व कर लेना, डिफेक्ट से पहले तक के डिफेक्ट वाले क्वेश्चन एक बार मत करना। नेक्स्ट लेक्चर में डिफेक्ट कंप्लीट हो जाए, ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में, उसके बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? चलो बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय। जस्ट 1 मिनट बाद फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी आपकी।